तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलार्च लॉ। कोलार्च लॉ क्या है? कोलार्च ने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के बारे में दो मेन पॉइंट हमें बताए थे। दोबारा सुनो, क्या किया था कोलार्च ने? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl, KCl, NaBr, KBr जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके कंडक्टेंस के बारे में दो मेन पॉइंट बताए थे हमें। कंडक्टेंस जैसे कि, और इसको आप इस तरह भी मान सकते हो कि मान हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है इलेक्ट्रोलाइट। इस NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो इसके कारण जो करंट फ्लो करता है सॉल्यूशन के अंदर से, वो करंट किन बातों पर डिपेंड करता है। यानी कि NaCl का जो बिहेवियर है, कंडक्टेंस के प्रति बिहेवियर है किसी सॉल्यूशन में, कि NaCl कितने करंट को फॉलो करवा पाता है, और वो जो इसका जो कंडक्टेंस है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये जो है ना कोलार्च ने बताया था। तो उसके लिए कोलार्च, और दूसरा ये जो कंडक्टेंस लिया गया था ना कोलार्च के द्वारा, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पर लिया गया था। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे क्यों लिया गया था? क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं करते तो NaCl अपना मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं करवा पाता। ये पॉइंट आगे हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो कोलार्च ने क्या किया था, ही टेक्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आइदर हैविंग कॉमन कैटायन और हैविंग कॉमन एनायन। उसने अपने एक्सपेरिमेंटों में क्या किया, उसने इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस को पेयर में स्टडी किया। जैसे कि एक बार उसने NaCl का मोलर कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे मेंशन किया, NaCl लेकर के डिसॉल्व करके। उसके बाद उसने क्या किया, NaBr का जो कंडक्टेंस था, NaBr का जो मोलर कंडक्टेंस था एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, वो स्टडी किया। दोनों के जो कंडक्टेंस आए उनको कंपेयर किया। तो जैसे कि उसने क्या किया कि भाई इसमें ये जो दोनों लिए गए हैं ना NaCl और NaBr, इनमें Na जो है ना दोनों में कॉमन है, कॉमन कैटायन है। दूसरा पेयर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम लेते हैं, तो उसने ले लिया NaCl ले लिया और KCl ले लिया। इसी तरह एक बार उसने NaCl का करंट स्टडी किया, जैसे पहले स्टडी किया था इनफाइनाइट डायल्यूशन पे NaCl का। उसके बाद उसने KCl का कंडक्टेंस स्टडी किया, वो भी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो NaCl और KCl में क्या है, N और K तो अलग अलग है, बट जो कॉमन है वो कौन है इनके अंदर, एनायन कॉमन है, Cl नेगेटिव कॉमन है। तो इस तरह उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके हर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोलाइट का एक ऐसा पेयर था जिसके अंदर या तो कैटायन कॉमन है या एनायन कॉमन है। और इन एक्सपेरिमेंटों के जो रिजल्ट्स आए ना, उन रिजल्ट्स के बाद उसने क्या किया, ये कंक्लूजन निकाला। सबसे पहले कि पहला जो उसका कंक्लूजन था इन एक्सपेरिमेंटों का जो रिजल्ट था, उसने क्या फाइंड आउट किया, तो सबसे पहले उसने ये पाया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, फॉर एग्जांपल हम NaCl का ले लेते हैं कि NaCl का जो कंडक्टेंस है या NaCl के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दैट इज द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोलाइट। कि NaCl का जो करंट होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, कि NaCl में से जो भी आयन बनते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव आयन बनता है, Cl नेगेटिव आयन बनता है, तो NaCl का जो मोलर कंडक्टेंस है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, Na पॉजिटिव का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस Cl नेगेटिव का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। एज यू नो दैट द कंडक्टेंस ऑफ an electrolyte is represented by the cap and the conductance of an ion, cation or anion is represented by the lambda। तो NaCl का जो कंडक्टेंस है, पहला पॉइंट क्या होगा कि NaCl का जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, Na पॉजिटिव का कंडक्टेंस और प्लस Cl नेगेटिव का कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट जो अगली जो हमारी बात है इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट में जो दूसरी बात हमारी आई वो क्या आई कि उसने इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ही इसको स्टडी क्यों किया। उसने इसलिए स्टडी किया इनफाइनाइट डायल्यूशन पर क्योंकि Na जितना मैक्सिमम करंट फ्लो करवा सकता है ना, वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ही फ्लो करवा सकता है। अगर डायल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है तो Na पॉजिटिव में, जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले मोलर कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ मोलर इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आप पढ़ चुके हो कि अगर आयंस के अंदर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कोई भी आयन, ना तो Cl आयन और ना ही Na आयन, अपना मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इनका जो आपस का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इनकी स्पीड को कम कर देगा। स्पीड को कम कर देगा तो इनका करंट भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनके अपना ये जितना करंट ये फ्लो करवा सकते हैं वो करंट ये फ्लो नहीं करवा पाएंगे।
करते। इसलिए कोलाज लॉ में क्या है, इंटर आयोनिक रिएक्शन से बचने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मैक्सिमम करंट को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया, इन सब को इनफाइनाइट डायल्यूशन पर लिया था। अब कोलाज का जो पहला पॉइंट इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप जो है इसको थोड़ा सा क्लियर कर पाओ। जैसे कि मान लो हमने मोलर कंडक्टेंस निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की प्राइस, अगर आप इस एल्यूमिनियम सल्फेट को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसमें क्या होगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स, 2 आयंस ऑफ Al3 पॉजिटिव और 3 आयंस ऑफ द सल्फेट आयन, 3 सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो गए और 2 जो ना वो Al2 पॉजिटिव के आयंस जो ना प्रोड्यूस हो गए। इसलिए Al2SO4 थ्राइस का जो मोलर कंडक्टेंस होगा, यानी एक मोल एल्यूमिनियम सल्फेट आप लेकर के अगर आप वाटर के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, वाटर के अंदर मान लो डिसॉल्व करते हो और उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट भी कर देते हो, तब जो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मैक्सिमम करंट है वो किसके इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग वो होगा, जैसे हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम के 2 आयन है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 2 कंडक्टेंस ऑफ 2Al3 to ion set infinite dilution, कंडक्टेंस ऑफ 2Al3 to ion set infinite dilution कि 2 एल्यूमिनियम के आयंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर करंट या कंडक्टेंस प्लस सल्फेट क्या है, सल्फेट के नीचे 3 है तो 3 सल्फेट के आयंस का कंडक्टेंस ऑफ 3 सल्फेट आयन सेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि 3 जो सल्फेट के आयन से इनफाइनाइट उनका कंडक्टेंस प्लस 2 एल्यूमिनियम के आयंस का कंडक्टेंस, इन दोनों का कंडक्टेंस अगर आप आपस में ऐड करते हो तो हमारे पास किसका कंडक्टेंस होगा, Al2SO4 थ्राइस का कंडक्टेंस होगा। तो वही बात है कि इसमें जो आयन बनते हैं आयंस के कंडक्टेंस के सम से क्या है इसका कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जनरली अगर आप लिखते हो इसको किसी भी अन्य इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे इससे ले लेते हैं हम कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, सपोज वी टेक द AX एंड BY, कोई इलेक्ट्रोलाइट है AX, जैसे A कौन है एल्यूमिनियम है, X की जगह पे कौन है 2 है, इनके X एटम है A के, X एटम किसके हैं A के हैं। इस वन फार्मूला यूनिट के अंदर, वन फार्मूला यूनिट के अंदर क्या है, X एटम है A के और Y एटम है B के। जैसे यहाँ पे 3 एटम है, 3 मॉलिक्यूल है सल्फेट के और 2 एटम है किसके एल्यूमिनियम के। तो इसका जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ A, कंडक्टेंस ऑफ A कितने X एटम जो है ना A के होंगे उनका कंडक्टेंस। अब A पर चार्ज कितना होगा, जैसे कि Al पर क्या पाया गया है इसके अंदर, ये राइस में लिख लेते हैं, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज था, क्रॉस ओवर वैलेंसी जो आपने छोटी क्लासेस में भी स्टडी की है कि Al के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो सल्फेट के नीचे हमने 3 लगा दिया, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो एल्यूमिनियम के नीचे हमने 2 लगा दिया। इनकी जो वैलेंसी उनको क्रॉस करके एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर ना A के ऊपर चार्ज कितना होगा B, एक Y, तो एल्यूमिनियम A के ऊपर क्या होगा Y चार्ज होगा। अब पॉजिटिव पार्ट को फर्स्ट पहले पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे यहाँ पे Al जो है वो पॉजिटिव था उसको पहले लिखा गया, सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन था उसको बाद में लिखा गया। तो जो पहले वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करना आपने कितना पॉजिटिव, जो नेक्स्ट के आगे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट वाला है हमारा काउंटर आयन जैसे सल्फेट है उसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करना है, कितना नेगेटिव, जो पहले वाले के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ था, एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा उसके ऊपर 2 नेगेटिव, जैसे कि 2 नेगेटिव, और सल्फेट के नीचे 3 लिखा है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव। तो इसी तरह जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, A के ऊपर जो है ना Y पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कंडक्टेंस प्लस Y एटम किसके हैं B के हैं, तो B Y B का कंडक्टेंस, अब B के ऊपर चार्ज जो होगा ना वो X होगा, कितना X होगा, नेगेटिव X, क्योंकि A के नीचे X है तो माइनस X नेगेटिव। तो ये जो हमारा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जर्नल इक्वेशन होगा और ये हमारा कोलाज लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन भी होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कोलाज लॉ का, तो फर्स्ट पॉइंट को एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। कोलाज ने क्या कहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करके उसने 2 कंक्लूजन निकाले थे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, पहला कंक्लूजन क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, Al2SO4, KCl, HCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसका जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट से जो प्रोड्यूस होने वाले जो आयंस हैं उन आयंस के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। तो ये इस एग्जांपल से क्लियर है। अब दूसरा जो पॉइंट है कोलाज का, जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट उसने क्या पाया, उसने ये पाया
He found that in his experiment कि the difference between the conductance of molar conductance of electrolytes was found to be same if they have common anion or common cation। कि जब उसने एक पेयर लिया था इलेक्ट्रोलाइट का, अगर उस पेयर में कोई कटायन कॉमन है या कोई एनायन कॉमन है तो उनका डिफरेंस जो है ना सेम आता है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं, मान लो एक बार उसने फर्स्ट पेयर जो लेता है NaCl और वो KCl ले लेता है। अब इसमें देखो, इसमें Cl नेगेटिव क्या है, कॉमन है, तो जो डिफरेंस होगा इसके कंडक्टेंस NaCl के कंडक्टेंस में और KCl के कंडक्टेंस में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसके कारण होगा, Na और K के कारण होगा। क्योंकि Cl का करंट इसमें भी है और Cl का करंट इसमें भी है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल को मान लेते हैं। मान लो भाई Cl ने जो हमारा 15 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाया है, Na ने जो है ना हमारा 20 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाया है, तो NaCl का जो करंट होगा इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि Na का करंट 20 एम्पीयर प्लस Cl का करंट 15 एम्पीयर, 20 और 15 ऐसा कितना करंट हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस 35 में कौन कौन है, इस 35 में 20 जो कंडक्टेंस है वो Na के कारण है और 15 जो कंडक्टेंस है वो किसके कारण है, Cl के कारण है। अभी नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि Cl यहाँ भी है तो Cl का कंडक्टेंस कितना है, Cl 15 के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो जो Cl है वो Na को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और दूसरे सोल्यूशन में ना Cl K को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो Cl जो है ना इसी प्रकार NaCl को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और Cl जो है ना K को Cl को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए Cl जो है वो अपना करंट फ्रीली इंडिपेंडेंटली फ्लो करवाएगा और Na भी जो है ना वो भी इंडिपेंडेंटली करंट को क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा। तो यहाँ पे आप मानो कि 15 इसका करंट है, यहाँ पे इसका 20 था, सपोज यहाँ पे इसका 12 है, K का जो करंट है वो कितना है, 12 है, तो 12 K का करंट और प्लस से Cl का कितना है 15, तो दोनों का जो करंट होगा कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा हमारे पास 27 एम्पीयर का होगा। 27 में क्या है कि 27 में 12 एम्पीयर जो करंट है वो सपोज K के कारण है तो Cl के कारण कितना है 15 एम्पीयर का करंट है Cl के कारण है। अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा ना ये 15 इसमें भी ये 15 है, तो डिफरेंस किसका आता है, 20 और 12 का डिफरेंस आता है जो कि कितना है 8 का डिफरेंस है। 20 और 12 का जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, 20 Na का करंट है और 12 K का करंट है। तो जो डिफरेंस है वो किसके कंडक्टेंस के कारण है, Na और K के कंडक्टेंस के कारण डिफरेंस है। तो टोटल में भी आप देखोगे 35 और 27 डिफरेंस किसका है, 8 का है। इस बात से प्रूव होता है कि अगर सुनो ध्यान से Cl का जो करंट है वो Na पर और K पर डिपेंड नहीं करता अगर डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट है तो, क्योंकि अगर Cl ने Na के साथ कुछ और करंट फ्लो करवाना था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे हो सकता है इसमें ये देखो दूसरा एग्जांपल NaBr का और KBr का कंडक्टेंस उसने स्टडी किया। NaBr इसमें Br नेगेटिव कॉम्पोनेंट है, ध्यान से सुनियो, सपोज Br का जो करंट है वो है हमारे पास 10 एम्पीयर का, इसमें भी Br कितना करंट देगा, 10 एम्पीयर का करंट देगा। Na ने कितना करंट दिया, सपोज Na ने हमारे पास दिया इसमें 20 करंट, या आप इस तरफ लिख लेते हैं कि का जो Br का जो कंडक्टेंस है वो 10 है, Br का कंडक्टेंस 10 है, Na का कंडक्टेंस मान लो 20 है। अब फिर दोबारा से क्या है, Br का कंडक्टेंस हमारे पास 10 है और K का जो कंडक्टेंस है वो सपोज हम 12 मान लेते हैं या 14 मान लो, तो इसमें कंडक्टेंस कितना होगा टोटल, इसमें 24 का कंडक्टेंस होगा, इसमें 10 और 20 कितना कंडक्टेंस होगा 30 का, डिफरेंस टोटल कंडक्टेंस में कितना होगा, इसमें 6 का डिफरेंस होगा। अब Br का इसमें भी 10 है, Br का इसमें भी 10 है, जो डिफरेंस है वो किसके कारण है, Na और K के कारण है। ये मतलब करके क्योंकि यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा और 12 दिया था हमने K का, क्योंकि इस बात से प्रूव होता है। देखो वहां पे क्या था 35 और 27 का डिफरेंस 8 का था, इसमें 30 और ये कितना होगा 30 और 22 है, इसमें भी डिफरेंस किसका है 8 का है, क्योंकि यहाँ पे Br में तो 10 करंट देना तो डिफरेंस यही आ रहा। उसने देखा कि इस पेयर में कंडक्टेंस का डिफरेंस और इस पेयर में कंडक्टेंस का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Na ने जो करंट फ्लो करवाना है वो उतना ही करंट फ्लो करवाएगा, चाहे उसके साथ कैटायन एनायन जो है वो Cl नेगेटिव हो या उसके साथ एनायन कौन हो Br नेगेटिव हो। यानी कि इस जो एक्सपेरिमेंट से जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे Na पॉजिटिव के साथ आप कोई भी नेगेटिव आयन लो, सल्फेट SO4 नेगेटिव लो, Cl लेते हो, Br नेगेटिव लेते हो, I नेगेटिव लेते हो, तो उससे Na पॉजिटिव के इंडिविजुअल
डायल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। तो देखो Na ने यहाँ भी कितना कंडक्टेंस किया था, 20 का। Na ने यहाँ भी कंडक्टेंस कितना किया था, 20 का किया था। K ने कंडक्टेंस 12 का किया था जब वो Cl के साथ था, और K ने कंडक्टेंस 12 का ही कंडक्टेंस दिया K ने जब वो किसके साथ था, Br के साथ था। अगर K का करंट या Na का करंट जो है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ एनायन कौन है, यानी Br है या Cl है। तो यहाँ इसका 20 था, यहाँ इसका 20 था Cl के साथ, तो यहाँ पे इसका 20 से कम या 20 से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Na का करंट इस पर डिपेंड नहीं करता कि यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह जो है ना, अगर आप इसको कॉमन लेते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप क्या लेते हो, Na Br लेते हो Br, तो क्या होगा उसमें Na का करंट दोनों में सेम होगा, डिफरेंस आएगा वो Cl और Br की कंडक्टेंस का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह जो है ना बहुत सारे पेयर करके कोलार्स ने क्या किया था, ये कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डायमेंशन पर स्टडी किया था, और उसने ये पाया कि हर आयन अपना इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवाता है अगर डायल्यूशन इनफाइनाइट। हाँ सुनो एक बात तो सुनो, अगर डायल्यूशन हमारा इनफाइनाइट नहीं है, डायल्यूशन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो क्या होगा, अगर डायल्यूशन इनफाइनाइट नहीं है तो Na का पॉजिटिव करंट Cl के साथ कुछ और होगा। क्यों होगा, क्योंकि Cl जो है वो Na को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा और Na की स्पीड को Cl ज्यादा कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसका करंट Cl के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि Cl ने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, ज्यादा डिक्रीज कर दिया, ज्यादा उसकी स्पीड को घटा दिया। तो यहाँ पे जो Cl के साथ Na का करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं करते तब की बात है ये। मान लीजिए Na को हम किसके साथ लेते हैं, इसको अब ये छोड़ दो, ये पहले वाला एग्जांपल था, अब इसमें देखो, अगर इसी Na को हम Br के साथ लेते हैं, तो एज यू नो दैट साइज ऑफ द Br इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द Cl। Br का जो साइज है वो Cl के कंपेयर में ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़े साइज वाले ये हमारा था कि ज्यादा बड़े साइज वाले क्या करते हैं, वो एक वीक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उनका अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अगर Br का अट्रैक्शन Na पर कम है तो Br जो है Br वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव की स्पीड को इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगा जितना ज्यादा Cl डिक्रीज कर देता है, कि Cl उसको ज्यादा करता है। अगर यहाँ Na की स्पीड कम नहीं होगी तो Br के साथ Na ज्यादा करंट फ्लो करवा पाएगा, ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। और वही जो Na है Cl के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से वही Na पॉजिटिव जब Cl के साथ है तो उसका कंडक्टेंस थोड़ा सा कम होगा, वो कम कंडक्टेंस यानी लोअर कंडक्टेंस शो कर पाएगा। तो अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन आप नहीं करते तो आयनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और किसी आयन का अट्रैक्शन कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। इसलिए सेम आयन क्या है, अलग अलग काउंटर आयन के साथ डिफरेंट जो कंडक्टिविटीज है या कंडक्टेंस है वो शो करेगा। इसलिए कोलार्स लॉ में जरूरी हो जाता है कि हम इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ही करंट कंडक्टेंस इसका शो करें, क्योंकि इनका अट्रैक्शन जो है हमें मिनिमम मान के चलना है। अगर अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो Na के लिए तो यहाँ पे चाहे Cl हो, Na के लिए यहाँ पे चाहे Br हो, Na इन में से किसी के साथ अट्रैक्ट तो होना नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन तो करना ही नहीं किसी ने भी, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन हो रही है काफी दूर है। तो Na ने जिस स्पीड से चलना है करंट के लिए, अगर मान लो दोनों में बैटरी आप सभी में लगाते हो 6 वोल्ट की बैटरी, NaCl के साथ भी 6 वोल्ट की बैटरी, NaBr के साथ भी, तो Na की जो स्पीड है 6 वोल्ट की बैटरी पर वो बिल्कुल सेम होगी यहाँ उसके साथ, चाहे Cl हो चाहे Br हो। तो अब दूसरा जो पॉइंट निकल के आया कोलार्स लॉ से, वो क्या निकल के आया, मेन दो एक पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट इसके एप्लीकेशंस में यूज होंगे। तो दूसरा जो पॉइंट हमारा निकल के आता है कोलार्स लॉ से, वो क्या निकल के आया, एवरी आयन कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एवरी आयन कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, कि हर आयन इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उसके साथ में उपस्थित दूसरे आयन से स्वतंत्र रूप से कंडक्टेंस करता है। तो एवरी आयन कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एवरी आयन कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एवरी आयन कंडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। अब इसका ये जो दो पॉइंट है कोलार्स लॉ के, इनको यूज करके हम इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी एप्लीकेशन देखोगे। थैंक यू।